24/7 सुपरफास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला कांगड़ा के फतेहपुर में, जहां पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। नॉमिनेशन का दौर जो है आज अंतिम दिन की ओर अग्रसर है, पर लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर दिया है, कुछ आज करेंगे। अभी तक 5 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की सूचना जो है वो अभी तक आ रही है, लेकिन आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग मैदान में है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो सबसे पहले हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने विश्वास जताया है भवानी सिंह पठानिया पर, और उनको यहां से प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव में मैदान में उतारा है। कल इन्होंने नॉमिनेशन किया है। आज ये हमारे साथ सुबह सुबह वार्तालाप के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या विजन है और किस प्रकार से ये इस चुनाव में जीत का परचम लहराते हैं। स्वागत है भवानी जी। धन्यवाद। भवानी जी, नॉमिनेशन आपने कर दिया है, आगे की रणनीति, क्योंकि जैसे जैसे नॉमिनेशन हो जाता है उसके बाद दिन कम रह जाते हैं, मात्र 22 दिन बाद में बचे। किस प्रकार की रणनीति जो है आपके इस क्षेत्र में क्या रहेगी? सबसे पहले तो जो शब्द है रणनीति, इसमें अगर संधि विच्छेद करें तो रण और नीति। रण का मतलब युद्ध, तो पहली बात तो यह है कि कोई युद्ध नहीं है जी। और ना हम कोई किसी के साथ लड़ाई की नीति जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास सिर्फ ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम लोगों के पास जाएं, लोगों को टच करें, लोगों का जो है ओपिनियन लें, लोगों को अपनी जो है वो विजन बताएं, और जो भी अभी समस्याएं हैं उन समस्याओं से लोगों को अवगत कराएं और उनको बताएं कि इन समस्याओं का कारण क्या है। तो हमारा जो इलेक्शंस के अंदर जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम यही होता है, जितनी ज़्यादा हम घरों पे जाके, जितने ज़्यादा घरों पे जाके हम दस्तक दे पाएँ, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हम संवाद स्थापित कर पाएँ और जितने ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद हम ले पाएँ, उतना हम जो है वो कोशिश करते हैं। तो हमने सिर्फ लोगों के पास जाना है, उनको ये बताना है कि आपके गांव में, आपके वार्ड में, आपकी पंचायत में पिछले इतने सालों से ये कार्य हुए हैं। इनके अलावा जो जो बड़ी परियोजनाएं पिछले 5 या 6 साल के अंदर आई हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराना है, और जो बाकी मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में उनसे चर्चा करनी है। बस हमारा इतना ही जो है वो प्लानिंग होती है। पर लेकिन अगर देखा जाए, मौजूदा स्थिति में देखा जाए, बीजेपी में भी बगावत के सूचना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ये शुरू की बात जो है उठती आ रही है समय समय पर, जब भी चुनाव होता है तो कुछ है। तो यहाँ पर क्या लगता है कि जो लोग नाराज चल रहे हैं उनको किस प्रकार मनाने का काम चल रहेगा, और मौजूदा समय में अगर 4 प्रत्याशी हैं, 4 से 5 प्रत्याशी तय हैं, तो किस प्रकार यहाँ पर जीत का? नहीं, यहाँ हमेशा से प्रत्याशी जो है 5 से 6 ही रहते हैं। पिछली बार लगभग 8 प्रत्याशी से, उससे पहले भी 6-7 थे, 2012, 2009, हर बार मतलब जो है वो जोर आजमाइश करते हैं लोग। लेकिन 1972 से लेकर अभी तक अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो मतलब सीट जो है वो पार्टी को ही जाती है। और जहाँ तक लगा बागियों का सवाल, मतलब भाजपा के बारे में मैं ना टिप्पणी करना चाहूँगा, उनका अपना मामला है। कांग्रेस में अभी तक तो कोई बगावत दिखी नहीं है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, मुझे लगता नहीं है कोई जो है वो जो नॉमिनेशन फाइल करेगा, क्योंकि सबका यही मानना था कि जिस भी व्यक्ति को टिकट मिली, बाकी सारे जो है वो मिलजुल कर जो है वो पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ना एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। इलेक्शन लड़ना 2 पार्टियों के बीच की बात है। तो अभी भी अगर टिकट मुझे मिली है, तो मेरा निवेदन सबसे यही रहेगा कि सारे के सारे जो पार्टी के सिपाही हैं, आपने जो मदद करनी है, आपने भवानी सिंह की नहीं करनी है, आपने कांग्रेस पार्टी की करनी है। तो आप देखिए, मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की तरफ से कोई आपको जो है वो ऐसी हलचल जो है वो नजर नहीं है। भवानी जी, अगर बात की जाए तो पार्टी ने आप पर विश्वास, काफी लोगों ने अपनी बात रखी थी, यहाँ पर कई नाम भी गए थे, पर लेकिन पार्टी ने आप पर विश्वास दिलाया। मौजूदा स्थिति में 22 दिन मात्र है, किस प्रकार से आप लोगों से संपर्क है और क्या मुख्य आपके वादे रहने वाले, क्या आपका एजेंडा रहने वाला है, उसके बारे में? देखिए, अभी 22 दिन मैं नहीं मानूंगा। जब भी इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम जो कैंपेन शुरू होती है, वो कैंपेन वो आखिरी कुछ दिनों का एक पीरियड रहता है। असली कैंपेन जो है वो आपकी इलेक्शंस के बाद पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए। अगर लोगों के साथ संपर्क आपका डे 1 से है, अगर लोगों के साथ आप मिलते आ रहे हैं, अगर उनके काम टाइम पे हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आखिरी में जो है इतनी ज़्यादा मेहनत किसी को करनी पड़ती है। तो अगर आप मौजूदा हालात में देखें, पिछले 5 साल, उससे पहले के 5 साल, पिछली 3 बार लगातार जो पिताजी को इसी जनता ने जिताया है। पिछले इलेक्शंस में वो एक दिन भी कैंपेनिंग नहीं कर पाए थे, तबीयत उनकी खराब थी, फिर भी उनको जो है वो
लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त करके उनको जिताया। तो अभी भी जो मुझे लगता है हमें मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि उनकी छवि जो थी, उनकी छवि एक ऐसी थी कि कोई भी इंसान आज तक उनके ऊपर लांछन नहीं लगा पाया कि इन्होंने हमसे कभी पैसा माँगा या भ्रष्टाचार किया। बड़े एकदम साफ और स्पष्ट छवि के आदमी थे। पब्लिक का जो काम था, उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी पे कराया, चाहे वो सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो, अपग्रेडेशन हो, स्कूल्स के, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हों, ये उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर कराया। तो उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये देखें कि हमको इस टाइम मदद क्या मिल रही है, मदद मिल रही है उनकी छवि की, मदद मिल रही है उन कार्यों की जो उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए हैं। तो ये तो हो गया पिछला वो सारा। इसके अलावा जो 2 प्रमुख मुद्दे आपको अभी इस समय दिखते हैं, जो सरकार के खिलाफ जाते हैं, और वो सरकार के अंदर मैं केंद्र सरकार पहले बात करूँगा, फिर आपकी हिमाचल सरकार है। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में जो है वो महँगाई का है, और मैं आप खुद एक इसके भुक्तभोगी हैं, सारे के सारे हम इसको आज झेल रहे हैं, कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जो आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको वोटों के रूप में दिखेगा। चारों की चारों सीटें भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारेगी। पॉइंट नंबर 1, सरसों का तेल ₹70 एमआरपी था आज से तकरीबन 1 सवा 1 साल पहले, आज ₹214-215 के ऊपर रिटेल कर रहा है। आप लोगों को बोलिए कि ये एक तेल का भाव इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप चाहे जो मर्ज़ी इसमें बहाना बना लें, पर इसका एक प्रमुख कारण ये है कि फार्म बिल के अंदर जो तीसरा बिल है, जिसके अंदर भंडारण की क्षमता को और कैपेसिटी को बढ़ाने का उन्होंने ये बिल लाए हैं, उसमें एक हमारा एक्ट है जिसको हम ये कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसलिए भारत में था कि कोई भी व्यक्ति किसी सामान को इतना ज्यादा होर्ड ना कर पाए, उसकी जमाखोरी ना कर पाए, उसकी कालाबाजारी ना कर पाए। उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इस बिल के द्वारा आपकी जो भंडारण की क्षमता है उसको कोई लिमिट छोड़ी नहीं है। उसमें से आलू हटा दिया, उसमें से प्याज हटा दिया, दालें हटा दी, और सारे के सारे तेल, जिसमें सरसों के तेल भी अवेलेबल है। तो अब सरसों का तेल जब उस लिस्ट से हट गया, तो इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन सरसों की हुई है। आज आप देखें सरसों के तेल की खपत कम हो गई है, तो भाव जो है वो 1.25 गुना 1.5 गुना कैसे बढ़ा हुआ है? तो ये सरकार की नीतियों के कारण जो है ये भाव बढ़ रहे हैं। लोग अब समझ रहे हैं, जब हम उनको जाके बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल और डीजल बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब ये सरकार बोलती है कि पेट्रोल का भाव इसलिए बढ़ा क्योंकि जो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़े, तो मैं उनको बता रहा हूँ, सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $110 प्रति बैरल तेल था, आज जो है 60-65 रुपए प्रति डॉलर है। तब तेल 70 का मिलता था, आज तेल जो है 110 का क्यों है? तो उसमें 2 कारण आपको दिखाई देते हैं। 67 बार एक्साइज ड्यूटी, जो कि बाहर से उसका रेट का कोई लेना देना नहीं है, 67 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। आप बाहर से तेल लेके आते हो, 36 रुपए का आपको पड़ता है। इसके ऊपर रिफाइनिंग जो है वो लगता है 4 रुपए की, 40 रुपए का आपका तेल जो है वो आपको पड़ता है। इस 40 रुपए के ऊपर 38 रुपया आप जो है वो अपना जो है टैक्स लगाते हैं। उसके बाद 4 से 5 रुपए आपका डीलर मार्जिन है, तब जाकर 100-102 रुपए का जो तेल है वो आपके उपभोक्ता को मिलता है। लोगों ने इन बातों को समझना स्टार्ट कर दिया है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी इससे भी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का बाकी मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। एक छोटी सी बात यह है कि लॉकडाउन 2 के अंदर जितने हमारे भाई जो बद्दी में, चंडीगढ़ में, जलंधर में, लुधियाना में काम करते थे फैक्ट्रियों में, वो जब आए यहाँ पर लॉकडाउन खुलने के बाद, आज उनमें से सिर्फ 10 से 12% ही वापस जा पाए। बाकी 90% लोग जो है अभी भी यहीं पे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इनकी कमर तोड़ दी थी डिमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी के टाइम पे। एमएसएमई के ऊपर जो है प्रहार बहुत ही तगड़ा उस टाइम पे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि आपका लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, जो बाकी बची कुची कसर थी, जिस तरीके से लॉकडाउन को मैनेज किया गया, जिस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है हेल्प करनी चाहिए थी, वो जो उन्होंने नहीं करी, और सिर्फ जो भी हुआ वो एक सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज था। आज एमएसएमई की हालत खराब है। जो फैक्ट्री 20 की स्ट्रेंथ से चल रही थी, आज वो 4 और 5 की स्ट्रेंथ से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेरोजगारी एक इतना बड़ा मुद्दा है कि युवा पीढ़ी के अंदर जो आक्रोश है इस समय, वो देखने वाला है। मतलब आप जब अभी घूमेंगे पूरे एरिया में, आपको ये दिख जाएगा। तो महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे हैं। तीसरा, हिमाचल सरकार ने जितनी घोषणाएं, और मैं हिमाचल की बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने फतेहपुर की बात करता हूँ। जब से बाई इलेक्शंस का मतलब आसार या बादल मंडराने यहाँ पे शुरू हुए थे, मुख्यमंत्री महोदय खुद 2 बार यहाँ पे आ गए हैं। जो भी उनकी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उन अनाउंसमेंट्स में आधी अनाउंसमेंट्स की तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुई है। बाकी जिनकी नोटिफिकेशन इन्होंने करी है और जिनके फर्जी टेंडर लगाने की कोशिश करी है, वहां पे जो बजटरी प्रोविजन है ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है लोगों को समझ आ रही हैं, क्योंकि अगर घोषणा करके इलेक्शन एक ही महीने के बाद हो जाता तो शायद इनकी पोल नहीं खुलती। लेकिन 7 या 8 महीने जब बीत गए, तो जितनी भी घोषणाएं हुई और उनके ऊपर जब कुछ भी नहीं हुआ, तो
लोग समझ गए हैं कि ये सिर्फ इनके वोट लेने के लिए घोषणा की गई थी, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और आपकी लेजिस्लेटिव इसके बीच में जो आपकी तालमेल है वो बिल्कुल टोटली एब्सेंट है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा जो है हमको जरूर मदद करेगी ये इलेक्शन जीतने के लिए। हमारी तरफ से हम सिर्फ एक बात लेके चल रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, इसको हम मुद्दा कभी नहीं बनाएंगे, इसको हम रूटीन में जो है इनके हम काम करेंगे। पूरा का पूरा फोकस जो है, हमारा पूरा फोकस आगे के अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल जो भी ये है वो है किस प्रकार से हम संसाधन यहाँ पे जुटा पाए, किस प्रकार से रिसोर्सेज को इस हल्के में ला पाए, जिससे कि रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध हो जाए। अगर आज प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है, अगर आज सरकारी सेक्टर में नौकरी नहीं है, तो नौकरी कहीं ना कहीं से तो आपको पैदा करनी है, आपको रोजगार कहीं ना कहीं से पैदा करना है। चाहे आप टूरिज्म से करें, आप एग्रीकल्चर से करें, आप चाहे मतलब स्पोर्ट्स और एजुकेशन इंडस्ट्री से करें, या आप हॉस्पिटैलिटी और आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री से करें। तो पूरा का पूरा हमारा एजेंडा जो है, एजेंडा है युवाओं का, एजेंडा है महिलाओं का, इनको साथ में लेके किस प्रकार हम रोजगार के साधन उपलब्ध यहाँ पे करा पाएंगे, ये हम अपना मुख्य मुद्दा लेके चल रहे हैं। अगर बात की जाए वहां जी, जिस प्रकार से चुनाव में स्टार प्रचारक भी आएंगे, आपके बड़े लीडर भी आएंगे, आज मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर भी आए, तो कैसा कैसा लग रहा है कि किस प्रकार की टक्कर देने का प्रयास है, या फिर सरकार फायदा ले रही है अपनी, इस जो मौजूदा सरकार है वो फायदा ले रही है? शुरू से मैंने एक चीज मेंटेन करी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ धन, बल और छल, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। ना हमारे पास इतना पैसा है कि जो हम बांटेंगे। जब मैं बजट सुनता हूँ तो मतलब लोग कहते हैं कि हम इतने करोड़ खर्च कर रहे हैं। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ अपनी बैक ऑफ द एनवलप पे, कि अगर कोई एमएलए या उसका प्रत्याशी ये बोलता है कि मैं 4 करोड़ रुपया इलेक्शन जीतने के लिए खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि एमएलए की तनख्वाह जो है वो तो 2 लाख रुपया है। ये भी 2 लाख में सारा टीएडी ये सब भत्ता मिलकर ये खर्चे मिला के ये बनता है। आपका साल का 24 लाख रुपया बना, 5 साल का आपका तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बना। अगर आप 4 करोड़ रुपया खर्च करके इलेक्शन जीत रहे हैं, तो आप क्यों जीत कर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो बड़ी क्लियर वो है कि फिर मुद्दा तो स्पष्ट है कि आप भ्रष्टाचार करके ही पैसा कमाएंगे। भ्रष्टाचार का इम्पैक्ट सीधा सीधा आपकी जेब से है। वो किस तरीके से है, आप पैसा कहां से लेंगे? आप सरकारी डिपार्टमेंट्स को पकड़ेंगे, उनके एक्सीएन एसडीओ को बोलेंगे कि हमको महीने का 5 लाख 4 लाख रुपया पहुंचाना शुरू कर दो। ये करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये और इनके पास चारा क्या है, ये पैसा कहां से निकालेंगे? ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को, ये उनसे पैसा मांगेंगे। जब कॉन्ट्रैक्टर इनको पैसा दे देगा, अब कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा कहां से पूरा करेगा? वो जो आपका वर्क अवार्ड हुआ है उसमें जो उसने 100 रुपया लगाना था वो 100 नहीं लगाएगा, उसमें 30 रुपया लगाएगा। आपकी सड़क बनाएगा, इंफीरियर क्वालिटी की उसमें टारिंग होगी, सोलिंग होगी, बेरिंग होगी, और पहली बारिश में आपकी जो सड़क है वो बह जाएगी। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है, जनता को एक चीज ये देखनी है कि जो प्रत्याशी इतने करोड़ों में पैसा खर्च करते हैं, शराबों की पेटियां जो आपको पिला रहे होते हैं, ये आपको शराब पिला के आपका वोट नहीं ले रहे, ये आपके भविष्य को, आपकी अगली पीढ़ियों को जो है नष्ट कर रहे हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1, भाजपा का जो है वो धनबल, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। कल हमारे यहाँ पे मतलब हमारे जो जितने भी थे, एक गाड़ी में आप देखिए, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपके आशा कुमारी जी, मतलब 6 टाइम एमएलए, और ये सब ने एक जगह पे एक गाड़ी में बैठ के ये जो है वो यहाँ पे हमको आशीर्वाद देने आए। तो पैसे का अगर दुरुपयोग आप देखेंगे, ये होगा ही होगा। दूसरा, अगर आप देखें सरकारी मशीनरी इस तरीके से है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार की बात मानती है। ये बाई इलेक्शन है, इसमें न्यूट्रल इलेक्शन कभी भी नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका पुलिस फोर्स आ गई, आपका जो है लोकल एसडीएम और जो भी बाकी ये है, ये सारे के सारे आ गए। आपके वीडियोज आ गए, आपके जो है ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरीज आ गए। इनके ऊपर जबरदस्त दबाव है इस टाइम पे, ठीक है, कि किसी भी तरीके से जो भी वोट है उसको खरीद के फरोख्त करके जैसे भी करके भाजपा के पास पहुंचाओ। और तीसरी चीज आपकी आ गई छल कपट, जो है झूठे वादे। अब यहाँ पे तकरीबन 4 या 5 मंत्री यहाँ पे डेरा डाल देंगे। हमने एक बाई इलेक्शन देखा है 2009 का, उस समय हर 5 पंचायत के ऊपर एक मंत्री यहाँ पे बैठा हुआ था, और हर मंत्री जो है सबको हर चीज बांट गया। गैस एजेंसियां बांट के, राशन के डिपो बांट के, पेट्रोल पंप बांट के, सब कुछ बांट के। जब इलेक्शन खत्म हुआ, हम 5000 से वो इलेक्शन जीते, सारे मंत्री गायब हो गए और एक भी वादा जो है पूरा नहीं हुआ। तो मेरा पॉइंट ये है, फतेहपुर की बड़ी प्रबुद्ध जनता है, इनका जो दिमाग है बहुत ज्यादा तेज चलता है, और ये जानते हैं कि ये धन बल छल का प्रयोग जो भी होगा, इनको पता है कि कैंडिडेट जो है इनके लिए ठीक कौन है। और मेरे हिसाब से आप देखिए, कैंडिडेट कोई मतलब किसी के सर पे सींग नहीं होते, कोई मतलब साधु नहीं होता। आपने सिर्फ ये देखना है कि कैंडिडेट की विजन क्या है। हमारे पूर्वजों ने हमारे को जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है, 1977 में 9 किलोमीटर की सड़क यहाँ पे होती थी, सिर्फ बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है।
कदाना के अंदर आज 50 करोड़ की लागत से लगा हुआ एक पॉलिटेक्निक आ गया है, जो कि हिमाचल में सिर्फ दूसरा ऐसा पॉलिटेक्निक है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए बना है। एक सुंदरनगर में दूसरा ही है। उसके बाद 132 केवी का हमारा जो है ये मोच के पास ये परियोजना है। हमारे पास दाना मंडी है। हमारे पास बाकी सारी जो पिछले 4 या 5 साल में ये काम हुए हैं, ये काम जो है ये सीधा का सीधा जो है ये पब्लिक को बेनिफिट देते हैं। लोगों को पता है काम किसने कराए हैं, लोगों को पता है कि काम कराने की क्षमता किसकी है, और लोगों को ये भी पता है कि अगर हमको वोट डालना है तो वोट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके जो आगे हमारे बच्चों को एक गाइडेंस दे पाए, एक किस्म से रोजगार के साधन प्रोवाइड करा पाए, या एक विजन से चले जिसमें हम बच्चों का भविष्य जो है उसको हम सुनिश्चित कर पाए। लोगों ने उसको वोट देना, और आपको ये मतलब आपको दिख जाएगा। बिल्कुल जी। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर की जनता क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार वोटिंग करें, या क्या किसके पक्ष में, वैसे तो आप कहेंगे कि मेरे पक्ष में, पर लेकिन एक मैसेज, क्या विजन तो आपने बता ही दिया है कि आपने हेल्थ की बात की है, यहाँ पे शिक्षा की बात की है, सड़क की बात की है, पानी की बात की है, तो विजन क्या रहेगा, एक लास्ट क्वेश्चन है, और जनता को क्या संदेश? नहीं, जनता देखिए, मैं जनता को एक ही चीज बोलूंगा कि मैं किसी के लिए वोट नहीं मांगता। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को वोट दो या ये करो। मैं जनता को ये बोलता हूँ, आपके पास आज शाम को कैंडिडेट्स की सारी लिस्ट आ जाएगी। आप सबको आप एक पेपर पे लिख लीजिए, और आप ये देखिए कि इनमें से किसकी क्षमता है जो इस इलाके को अगले लेवल पे लेके जाने का जो है वो औकात रखता है। इतनी छोटी सी चीज है। उसके बाद जो जनता का आदेश होगा वो हमको उसका पालन करना पड़ेगा। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे बच्चों का भविष्य, रोजगार के साधन, संसाधन, इसके लिए जो है एक अलग किस्म की सोच की जरूरत है। ना केवल सिर्फ सोच की जरूरत है, पर उसको एग्जीक्यूट करने का एक्सपोजर और उसको एग्जीक्यूट करने का जो दम है, ये उसकी जरूरत है आज की डेट में। बाकी देखिए, बिजली, सड़क, पानी की बात तो सारे करेंगे, ठीक है। और अगर हम बिजली की बात करते रहे, सड़क की बात करते रहे, पानी की बात करते रहे, हमारा डिस्कोर्स जो है, हमारी जो डिस्कशन है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप मेरे को बोलिए कि अच्छा यहाँ पे बिजली जो है उसको वोल्टेज कम आ रही है, मैं आपको बोलूंगा ठीक है, मैं ट्रांसफार्मर चेंज करा दूंगा। 1 साल 1.5 साल में ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा। इसके बीच में मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। पर जब आप मेरे को पूछना स्टार्ट करेंगे कि भवानी, यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं आज उनके पास नौकरी नहीं है, क्या हम इनके लिए कोई परियोजना लगा पाए हैं, क्या हम इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा बिल टेबल करने की बात कर रहे हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इस चीज की बात कर रहे हैं। जब लोग इसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कि नेता भी सोचना स्टार्ट करेगा इसके बारे में। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि बिजली, सड़क, पानी आज रूटीन का इशू है। उसका बजट सैंक्शन होता है, उसका पैसा आता है, ये समय समय पर पैसा लगता रहेगा। अपना पूरा हाय तौबा अगर इसके लिए हम मचाते रहेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी नहीं। और हमको यही डिस्कोर्स जो है वो चेंज करना है, हमको भाषा चेंज करनी है, हमको सवाल पूछने शुरू करने हैं। मेरे पे प्रेशर बनेगा, मैं सरकार पे प्रेशर बनाऊंगा। सरकार पे जब प्रेशर बनेगा, आप खुद ब खुद इस प्रकार के बिल जो है वो टेबल होने शुरू हो जाएंगे, जो शायद ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स, वो उसको जो है वो एनकरेज करेगा। तो मतलब जनता के लिए यही संदेश है। आप खुद देख लीजिएगा कि कौन वो संदेश दे रहा है, या कौन वो उस चीज के बारे में फोकस कर रहा है जिसमें मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम बात ही भविष्य की कर रहे हैं। हमने पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया के विचार सुने, और उनकी जो बुलंद आवाज है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ व्याख्यान यहाँ पर करती हुई दिखाई। शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों को हटकर, इन मुद्दों से हटकर अब कुछ नया सोचने की बात है, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये मुद्दे तो ऑलरेडी सभी सरकारें या जो भी मौजूदा सरकार में जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो उठाता ही है। पर रोजगार के साधन कैसे बढ़े, तो इन सबको लेकर इन्होंने हमसे बात की। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ 247 सुपरफास्ट के लिए फतेहपुर से पंकज गतना की रिपोर्ट।